मॉडरेट्स उन नेताओं को कहा गया जिनकी आइडियोलॉजी थी, जिनकी सोच थी। क्या सोच थी कि हमने कल भी क्लास में बताया था, जब 1885 में कांग्रेस का गठन होता है तो कहीं पर कांग्रेस के गठन में ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि हमको फ्रीडम चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हमारी इच्छा ही नहीं है। इस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि हमको आज़ादी चाहिए। इनका कहना था कांग्रेस का कि हम अंग्रेजों के शासन व्यवस्था में रहेंगे, हमको उस शासन व्यवस्था में थोड़ी सी भागीदारी दो, ठीक है। और उस भागीदारी को मांगने का जो तरीका, जो मेथड था मॉडरेट्स का, ठीक है, जो मेथड यूज था वो मेथड कहलाता था 3P, ठीक है, प्रेयर, पिटीशन और एक और पी होगा। तो ये बोलते थे कि हम एप्लीकेशन लिखेंगे, हम जाके आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपसे परमिशन मांगेंगे। तो इनका मेथड था कि हम आपके पास जाएंगे, आपसे डिमांड करेंगे, आपका अगर मन हुआ तो आप हमको दीजिए और नहीं मन हुआ तो मत दीजिए, हम आपसे शिकायत भी नहीं करेंगे, ठीक है। दैट वाज द मेथड जो मॉडरेट्स यूज करते थे। लेकिन फैक्टर को समझना कि हो क्या रहा है। तो यहां से लेके 1905 तक देश ठीक ठीक चलो चल रहा है। दूसरा प्रॉब्लम था, मॉडरेट्स वो नेता थे या कांग्रेस में जो इनिशियल स्टेज में जो नेता आए, जो लीडर्स आए, वो लीडर्स थे एडुकेटेड, उस समय के एडुकेटेड व्यक्ति, ठीक है। समझ सकते हो, तो दौर को याद करने और उसको फील करने की कोशिश करो। हम बात कर रहे हैं 1819 के ईयर में। उस समय, आज भी हम लोग कहते हैं ना कि शिक्षा बहुत महंगा है, पढ़ाई बहुत महंगा है, ठीक है। सोचो उस दौर में अगर कोई पढ़ा, कोई अगर BA, MA, LLB किया है, डॉक्टर कोई बना है, कोई अगर टीचर बना है, तो वो पढ़ा उस समय, उस एजुकेशन व्यवस्था को, जिस समय पूरे देश में गरीबी है, जिस समय देश में खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, उस समय ये लोग पढ़े। तो दिमाग थोड़ा सा लगाओ तो समझ में आ रहा, ये वो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं जो रईस लोग हैं, जो रईस लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं। तो ये हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है, ये हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं। ये लॉयर्स होंगे मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम वकील होंगे। तो इन लोगों का आम जीवन, जो नीचे गरीब तबके लोग हैं, उसकी जिंदगी इन्होंने कभी देखी ही नहीं। तो इनको उनका दुख भी समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। ये जानते हैं कि गरीब है, उसको दिक्कत है, उसको समस्या है, ये वो जानते हैं, बट उस समस्या को उन्होंने कभी फील नहीं किया, ठीक है। तो जब उस समस्या को उन्होंने फील ही नहीं किया तो वो उनके तरह से बात भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो दौर था, इस दौर में तुमको पढ़े लिखे लोगों से पाला पड़ा कांग्रेस को। इसीलिए कुछ नेताओं ने कमेंट भी किया कि कांग्रेस जो है आम जनता का पार्टी नहीं है, वो कुछ गिने चुने लोगों का पार्टी है। लेकिन 1905 का जो दौर था, इसमें एक बहुत बड़ी घटना होती है। दैट घटना इज नॉन एज बंगाल पार्टीशन। बंगाल का बंटवारा हुआ। और जब बंगाल का बंटवारा हुआ तो बंगाल को ऐसे समझो, बंगाल का मतलब समझो कि बंगाल वाज द सेंटर ऑफ पावर, सेंटर ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो बंगाल को बांटा गया 2 पार्ट में, और इस तरह से बांटा गया कि एक पार्ट हिंदू का हुआ और एक पार्ट मुस्लिम का हुआ। तो भारतीयों को तब जाकर समझ में आया कि अरे ब्रिटिशर्स तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये तो हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर एक और वर्ग, एक यहाँ पर कौन सा वर्ग था, यहाँ पे हाई क्लास सोसाइटी थी, यहाँ पर आए लोअर क्लास के लोग इसमें शामिल हुए, फार्मर्स इसमें शामिल हुए। और जब ये शामिल होंगे तो ये बोलेंगे ये कौन सा तरीका है कि मांगेंगे, पूछेंगे, पिटीशन डालेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, नहीं, हम विरोध करेंगे, ठीक है, हम खुलकर आपका विरोध करेंगे। दैट वाज कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। कि यहाँ पर जो मॉडरेटर्स हैं ये विरोध भी नहीं करेंगे। क्यों विरोध नहीं? क्योंकि अपनी सरकार के खिलाफ विरोध करना गद्दारी कहलाएगी, ऐसा इनका सोच था। लेकिन इनका सोच था कि नहीं, ब्रिटिश हुकूमत हमारी हुकूमत नहीं है, तो इसके अगर ये गलत कर रही है तो हम विरोध करेंगे, हम अनशन करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम रोड जाम कर देंगे, हम दुकान के पास धरना दे देंगे। ये इनका विरोध था। जो तुम देखो कि स्वदेशी आंदोलन होता है, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना, रोड पर लोग बाहर निकल गए। तो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट का दौर रहेगा, जिसमें तुमको बहुत सारे नाम मिलेंगे। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, देयर आर सो मेनी लीडर्स, करेजियस लीडर्स,
जो खुलकर उस समय उस शासन का विरोध करने की हिम्मत किए। ठीक है, और उसके बाद गांधी की एंट्री होगी 1915 में, भारत में गांधी एंट्री करेंगे। और 1919 में एक घटना होती है, दैट घटना इज नॉन ए जलियांवाला कांड। और इस घटना के बाद गांधी जी खुलकर भारतीय राजनीति में कूदेंगे, और जब वो कूदेंगे तो पूरी राजनीति बदल जाएगी एक अलग ही मूड में। यहाँ तक नेता लीड कर रहा था, यहाँ मास, यहाँ जो नॉर्मल पीपल है वो आएंगे सामने। अब ये शामिल होंगे आपके इस आंदोलन में। दैट पीरियड इज नॉन एज गांधीयन इरा। गांधी की एंट्री होगी और पूरा खेल बदल जाएगा। तुम ऐसे भी समझो, तुमको एक छोटा सा डाटा समझाते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, ठीक है। 1757 प्लासी का युद्ध, 100-150 साल बीत चुका है। अंग्रेज हमारे यहाँ रह रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध भी नहीं हुआ। 1757 तक कुछ नहीं हुआ, प्लासी का युद्ध हो गया, क्लियर हो गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी राज करेगी भारत पर। 1857 में एक क्रांति होती है, रिवॉल्ट, 100 साल के बाद। सोचो 100 ईयर बीत चुका है तो एक क्रांति हुई, ठीक है। उसके बाद 1885 में कांग्रेस बनता है, जो भी कारण हो बना कांग्रेस। क्या अंग्रेजों को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1920। यहाँ तक अंग्रेजों को कभी माथे पर सिकन नहीं आई कि हमको भारत में राज करने में दिक्कत हो रहा है। 150-200 साल बीत चुका है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे गांधी की एंट्री होती है, मात्र 27 साल 1947 में देश हमारा आज़ाद हो गया। एक तरफ 200 साल है, एक तरफ 27 साल है। 200 साल आपने क्या किया और 27 साल गांधी ने क्या किया, अंतर समझ में आ रहा होगा कि 27 ईयर्स में गांधी ने वो कर दिखाया जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। क्या किया? आज़ाद कराया, मूवमेंट किया? नो, ये मैटर नहीं है। उसने क्या किया? उसने देश के लोगों के मन में ये बात जगाई कि तुम भारत के नागरिक हो और तुम्हारे देश पर कोई और कंट्री राज कर रही है, तुमको अपना देश पे खुद राज करना चाहिए। ये बात गांधी ने समझाया। जिस समय आपकी लिटरेसी रेट 1.3% थी, आज आपकी लिटरेसी रेट जो है केरला में 97% है, ओवरऑल इंडिया 76% है। तब लोगों को बातें समझ में नहीं आती है। उसमें लिटरेसी रेट, पढ़ा लिखा लोग का जो संख्या था वो 1.3% था। और उस दौर में गांधी ने समझा दिया लोगों को कि आप कहाँ पर है। दैट वाज द दौर। इस तरह से कांग्रेस को तुम बांट सकते हो 3 सेक्शन में। तो आज जो हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच का दौर, कि क्या हुआ, ऐसा क्या फर्क पड़ गया, ठीक है। पहला 2 डिकेड जो पहला जो 1885 से बना, तो हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? 1885 से लेके 1905 के बीच की बात कर रहे हैं। इस दौर में कांग्रेस में जो डिस्क्राइब किया गया हिस्ट्री को, वो उसको कहा जाता है मॉडरेट इरा। वहाँ पे मॉडरेटर्स थे। सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर, कौन कौन से लीडर से नाम कुछ याद रखो और इसको दिमाग में बिठाओ, इससे फैमिलियर हो, बार बार नामों को रिपीट करो। किसी दोस्त से मिलो, उसको बोलो तुम्हारा नाम नेरोजी रख दें यार, तुम्हारा नाम फिरोज शाह मेहता रख दें। ये रिमेंबर करने का एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको पहला नाम बता रहे हैं दादा भाई नेरोजी, दूसरा नाम बता रहे हैं एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब बड़े बड़े नाम है उस समय के, आनंद मोहन बोस। इन लोगों को कहा गया मॉडरेटर्स, मॉडरेट लीडर्स थे ये लोग वो लोग थे जिनका मानना था कि हमको कॉन्फिडेंस है किसमें? ब्रिटिश के जस्टिस में, कि ब्रिटिश कभी भी अनैतिक असामाजिक काम नहीं करेगी। ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनका काम ही है पूरे दुनिया को जस्टिस दिलाना, तो इनका हम विरोध नहीं करेंगे, हमको इनके शासन में पूर्ण विश्वास है, ठीक है। दे नेवर एम्ड एट एग्रेसिव नेशनलिज्म फॉर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। इनको ना इंडिपेंडेंस चाहिए थी पहली बात, और दूसरा एग्रेसिव नहीं थे ये कहीं पर आक्रमण के मूड में नहीं थे, नहीं तुम सुनोगे तो हम ये कर देंगे। तो इनका मोटो ही ऐसा था। नेता का नाम तुमको रिपीट कर देते हैं, दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस। ये नाम याद रखो। दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, ये सब वही लोग हैं। WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी जो पहले आपके चेयरमैन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लीडर थे मॉडरेटर ग्रुप के, ठीक है।
प्रॉब्लम समझो कि कहाँ पे, ये अर्बन इलाके से, ये शहरों से आने वाले व्यक्ति थे, जो शहर में पहले बोले ये उस समय के पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो ऑब्वियसली इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होगा, ये शहरों में होंगे, इसका फैमिली बहुत मजबूत होगा, पैसे वाले लोग होंगे, तो इनका आम जनता से या रूरल इंडिया से कनेक्शन ज़्यादा था नहीं। जैसे तुम ही रह जाओ शहर में, तुम शुरू से तुम्हारा घर बॉम्बे में है और तुमको हम लाके गया के किसी गांव में पहुंचा देते, बोलोगे अरे वाह ये तो देखो मिट्टी का घर, कैसे जीता होगा लोग, मिट्टी का रोड कैसे जिएगा, उसको लगेगा अजीब टाइप का। ये अर्बन इलाके के लोग थे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम मॉडरेटेड वेयर बिलीव्ड इन मॉडरेटिव पॉलिटिक्स बिलोंग टू अर्बन एरिया। उनको अपने एरिया से मतलब था कि मेरा एरिया में क्या क्या चीज़ें हो रहा है। और मैक्सिमम जो नेता थे उस समय के, वो या तो एडवोकेट थे, या तो डॉक्टर थे, या तो इंजीनियर थे, या जर्नलिस्ट थे। तो ये पढ़े लिखे वाले लोग थे, ठीक है। तो पढ़ा कौन, जिसके पास पैसा था वही पढ़ा, ठीक है। तो ये पढ़े लिखे लोग थे। तो पढ़ा लिखा लोग रोड जाम करने कभी नहीं जाता, याद रखना हमेशा। वो तो बोलता अरे यार ये तो अनऑथफुल यूज है, ये अनलॉफुल है, इसको नहीं करना चाहिए। हल्ला नहीं करेंगे, चिल्ला के नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे सुनिए ना, मेरा एक प्रॉब्लम है, सुनिएगा। वो बोला नहीं सुनेंगे, ठीक है हम कल फिर आएंगे, जा रहे हैं। ये मोटो था उनका। कनेक्शन टू कॉमन मास, आम जनता से इनका कनेक्शन मिसिंग था। और चूंकि ये नेता थे कांग्रेस का, तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का कनेक्शन भी आम जनता से मिसिंग है। यानी कांग्रेस को पते नहीं है कि आम जनता चाहती क्या है। तो नेता भी वही है, तो उनको पते नहीं है कि जनता को चाहिए कि उसको चाहिए रोटी। तो ये बोल रहे हैं तुमको हम ना लेजिस्लेचर में दे रहे हैं सीट। अरे साला वो तो रात में खाया तो सुबह खाया कि नहीं खाया उसको ये पता नहीं है। उसको क्या मतलब है कि क्या बिल पास हुआ, क्या बिल नहीं पास हुआ। फिरोज शाह मेहता ने कहा भी था इस बात को, द वॉइस ऑफ कांग्रेस इज नॉट ऑफ मासेज। कांग्रेस का जो आवाज़ है वो मास, जो आम जनता है, उसकी आवाज़ नहीं है। बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन इन कॉन्टैक्ट विथ कांग्रेस टू अंडरस्टैंड दिस इमोशन। ये पब्लिक को ही बोल रहा है कि उसको चाहिए कि वो कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस के इमोशन को समझे। उल्टा होना चाहिए था, ठीक है, कांग्रेस को सुननी चाहिए थी, बट यहाँ बोल रहा है मास को, ठीक है। अब फिर तुमको रिपीट कर रहे हैं कि ये तो दौर चलता रहा 1905 तक। 1905 में एक घटना होती है, 1905 में एक घटना होती है, डेट घटना इज नॉन एज बंगाल पार्टीशन। इसको हम लोग अलग चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट जानो, फैमिलियर होना सीखो, कैसे फैमिलियर हो जाता है। बंगाल का विभाजन किया गया। पहले समझो कि क्यों किए। जितना तुम देखे, अभी भी शुरू में भी तुम देखे, जितना बड़ा बड़ा नेता है, चाहे देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, मैक्सिमम नेता कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? बंगाल से। बंगाल वाज द सेंटर। अब बंगाल का मतलब पहले समझ लो, बंगाल का मतलब आज का पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल का मतलब जो, जब बंगाल वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो बंगाल का मतलब क्या हो रहा है आज के भारत से बता रहे हैं तुमको। एक तो वेस्ट बंगाल जो तुम्हारा है वो, प्लस हमारा बिहार मतलब बिहार, और प्लस झारखंड, ये सब उठाते चले जाओ, ठीक है। आसाम का कुछ पार्ट, और साथ में उड़ीसा, जो आज के डेट में उड़ीसा कहलाता है, और प्लस जो बांग्लादेश पूरा एक देश है, ठीक है, बांग्लादेश जो तुम्हारा एक पूरा एक कंट्री है, ये पूरा मिलाकर बंगाल हुआ करता था। और तुम देखो गौर से तो इसमें तुमको दो इलाके दिखेंगे। एक बांग्लादेश वाला इलाका है जो मुस्लिम आबादी से ज़्यादा भरा हुआ है, और ये जो इलाका तुम देख रहे हो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा, ये इलाका हिंदुओं के जनसंख्या से भरा पड़ा है। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि बंगाल केंद्र बन गया, क्यों ना बंगाल में हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, मुस्लिम को अलग कर दो, हिंदू को अलग कर दो, तो आपस में ही दोनों लड़ता रहेगा, तो देश के लिए हल्ला कौन करेगा। दैट वाज द मोटो, कि ऐसा तोड़ दो कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाए। और यही बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने 1905 में कर डाला। जैसे बंगाल का विभाजन हुआ तो नेता जो थे, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उनका ध्यान टूटा। अरे यार, ये तो हम लोग आज तक क्या मान रहे थे कि अंग्रेज जो है वो जस्टिस के लिए जाना जाता है, लेकिन इसने जो किया उसमें जस्टिस नहीं है, ये तो जस्टिस के अगेंस्ट है, और ऐसा करना गलत है। तो अंग्रेज गलत भी करते हैं, ये उनको समझ में आया, ठीक है। तो अंग्रेजों के इस कृत्य के कारण कुछ नेता खड़े हो गए। नाम कुछ सुन लो,
बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। और भी इसमें नाम आएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, डेट वॉज नॉट एक्सट्रीमिस्ट बट इन द ऑपोजिशन, वो भी ऑपोजिशन में थे। और वहां पर 1906 में होता है एक आंदोलन, दैट आंदोलन इज नॉन एज फर्स्ट टाइम वर्ड यूज स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें बोला जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सामान, जो कपड़े, जो घर में यूज करने वाले चीज़ें हैं, उसका यूज हम लोग अब नहीं करेंगे, उसको जला दो, आग लगा दो, हम लोग स्वदेशी हैं, हम अपने देश में खुद बनाएंगे, खुद यूज करेंगे। दैट वाज द मोटो। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अंग्रेजों का इस लेवल पर विरोध हुआ कि हम तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनेंगे, आग लगा दो, तुम्हारी चीनी नहीं खाएंगे, ठीक है, तुम्हारा हम बनाया हुआ सामान यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पहला बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजों का ऐसा विरोध हुआ और ये सब नेता वहां पर खुलकर सामने आ गए, ठीक है। चलो यहां भी मान लिए, ठीक है, आप विरोध किए, आपने मूवमेंट छेड़ा। कांग्रेस कहां पे घुसता है? कांग्रेस घुसता है 1906 की बैठक में, ठीक है। बताया था तुमको पहले भी कि कांग्रेस का हर साल एनुअल बैठक होता था। तो कांग्रेस की बैठक होती है 1906 में और उस समय 1906 में दो पार्टी बनती है, मतलब दो अलग अलग ग्रुप बन गया। एक बन गया मॉडरेटर्स वाला ग्रुप जो बोला कि नहीं अंग्रेजों ने तो गलत किया बट हम जाएंगे, पिटीशन देंगे, हम उनको जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। एक दल बोला कि भक्त ये सब काम नहीं करेंगे, सीधे विरोध करेंगे, आपने गलत किया, अब आपका हम बात नहीं सुनेंगे। तो प्रेशर बन गया और लड़ाई का जड़ क्या हुआ? 1906 का जो सेशन हो रहा था कलकत्ता में, उस कलकत्ता सेशन में प्रेसिडेंट कौन बनेगा कांग्रेस का, कौन बनेगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई थी कांग्रेस में। याद रखना ये व्यवस्था किसने बनाया? ये बनाया था तिलक ने, ठीक है, कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। तो ऐसा एक व्यवस्था बनाओ कि सब लोग आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, आपस में एक व्यक्ति खड़ा होगा, एक या दो व्यक्ति, और हम लोग वोट देंगे और जिसको वोट देंगे जो जीतेगा वही बनेगा प्रेसिडेंट। ये व्यवस्था बनाई गई थी। तो इस बैठक में प्रेसिडेंटशिप के लिए एक व्यक्ति खड़ा होता है, दैट व्यक्ति इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि हमको बनना है प्रेसिडेंट और हम बनेंगे प्रेसिडेंट और स्वदेशी आंदोलन को आगे ले जाएंगे और विरोध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो नरम दल वाला सोचा अगर ये बन गया तो हम लोग का चलेगा नहीं, तो नरम दल वाला खड़ा कर देता है वहां पर रास बिहारी बोस को। रास बिहारी बोस वादे मॉडरेटर्स, तो रास बिहारी बोस को खड़ा कर दिया कौन? नरम दल वाला, ठीक है। और दोनों व्यक्ति को बोला गया कि ऐसे होता है ना, चुनाव हो रहा कैसे होता है, भाषणबाजी होता है ना भाई, हम आके अपनी बात को रखेंगे, फिर वो आके अपनी बात को रखेगा और फिर पब्लिक वोट देगी। तो भाषण देने की बात शुरू हुई। तो रास बिहारी बोस अपनी बातों को रख दिए कि देखो भाई हम ये करेंगे कांग्रेस के लिए, 1 साल के लिए हमको वोट दो। उसके बाद बारी आई बाल गंगाधर तिलक की कि आप जाइए, अब मंच पर आप भाषण दीजिए। बाल गंगाधर तिलक को मॉडरेटर्स ने मंच पर चढ़ने से रोक दिया कि नहीं बोलने देंगे आपको, ठीक है। आप अंग्रेजों के विरुद्ध बोलिएगा, आप अंग्रेजों के खिलाफ बोलिएगा, अगर अंग्रेजों के खिलाफ बोलिएगा तो अंग्रेज के लिए हम लोग दुश्मन हो जाएंगे, तो फिर अंग्रेज हमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए हमको बोलने नहीं देंगे। हो गई लड़ाई पीट की स्थिति, दैट इज कॉल, एकदम स्पष्ट बता रहे हैं, हाथापाई की स्थिति आ गई। तब वहां पर एक व्यक्ति था ये कांग्रेस में, दैट व्यक्ति दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी को हम बोले तुमको पहले भी थे कि ये व्यक्ति कौन है? ग्रैंड ओल्ड मैन, पितामह। ये बोला अरे भाई तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, चलो हम बन जाते हैं प्रेसिडेंट। एक ऐसा व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो गया जिसका विरोध कोई नहीं करता, मतलब इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बूढ़ा आदमी, इतना वैल्यूएबल आदमी। तो तिलक ने भी मान लिया, चलो ठीक है भाई तू ही बन, और रास बिहारी बोस भी मान गए। तो 1906 में दादा भाई नेरोजी बनते हैं और नरम दल और गरम दल के बीच के झगड़े को शांत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और दादा भाई नेरोजी बने और स्वदेशी मूवमेंट का रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया और प्रेशर इतना था कि कांग्रेस ने उस रेजोल्यूशन को पास किया कि ठीक है भैया स्वदेशी मूवमेंट चलाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस अपना वहां पर सहमति दे देता है। ये 1906 की घटना है, ठीक है। फिर आता है अगला साल 1907। ये तो सेशन हो गया भाई, किसे दादा भाई नेरोजी ने संभाल दिया मामला को। 1907 में सूरत में होता है फिर से बैठक, ठीक है। अगेन झगड़ा होगा किसकी बात के लिए? प्रेसिडेंटशिप के लिए, कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट।
ठीक है। अब दादा भाई नेरोजी बोले कि यार तुम तो साला हर साल लड़ते रहेगा तो हर साल जाके हम शांत नहीं कराएंगे, दादा भाई नेरोजी नहीं है यहाँ पर। अब सूरत में फिर से झगड़ा शुरू हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो 1906 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ स्वदेशी आंदोलन, उसी रेजोल्यूशन को हम कंटिन्यू करेंगे और स्वराज को अब और बड़ा करेंगे कि स्वराज जो हमारा है वो और बड़ा होगा। हम स्वराज को हासिल करने के लिए कांग्रेस का एम ऑब्जेक्टिव जो होगा वो होगा स्वराज को हासिल करें। तो जो मॉडरेटर्स थे वो बोले ये कौन सा बात हुआ, तुम तो डायरेक्ट बात कर रहे हो कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ होएगा नहीं। और दोनों में हो जाता है झगड़ा और फाइनली यही सूरत से गरम दल जो था, जो बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष वाली टीम थी, वो इस सूरत में ही कांग्रेस से अलग हो जाती है। दैट इज नॉन एज सूरत स्प्लिट। सूरत में टूट पड़ी, किसमें? कांग्रेस में। क्या टूट पड़ी? मॉडरेटर्स अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। मॉडरेटर्स ने कांग्रेस का कमान संभाला रखा और एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनको कांग्रेस से 9 साल के लिए बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये है झगड़ा का जड़। तो समझ में आया होगा एक्सट्रीमिस्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, समझा दिए तुमको, बेसिक कहानी समझा दी है। 1907 के बाद फिर वही 1916 में जाकर मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड लखनऊ पैक्ट। तो यहाँ पे कनेक्टेड कौन कौन हुआ, ऐसे याद ये आता है, सूरत स्प्लिट 1907, और इसका रिपब्लिकन कहाँ दिखेगा? लखनऊ पैक्ट 1916। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कांग्रेस का 2 सेशन अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। ठीक है, तो यहाँ तक तुमको समझा दिए हम। अब आते हैं जो तुमको लिख के दिखाए हैं, उसको तुमको हम पढ़ देते हैं क्या क्या लिखे हैं। मतलब मेरे ख्याल से तुम लोग समझ में आ गया। 1906 में एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस इमर्ज किए। क्यों इमर्ज किए समझा दिए, स्वदेशी मूवमेंट आया था इसलिए इमर्ज किए। 4 को नेता का नाम तुमको बता रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। दैट वाज नॉन एज ट्रायो, लाल बाल पाल। पूछता है कि लाल बाल पाल में पाल कौन है? बिपिन चंद्र पाल। बाल कौन है? बाल गंगाधर तिलक। लाल कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है, देयर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? स्वराज। हमको स्वराज चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज? कि मेरा देश है तो शासन भी मेरा होना चाहिए। यानी कि ये डायरेक्टली कर रहा है कि देश मेरा तो ब्रिटिशर्स तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम जाओ, ये देश मेरा है, हम संभाल लेंगे। दे डिड नॉट बिलीव इन एजिटेशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। उनका मानना था कि अगर विरोध करना है, और विरोध में हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बोलता है ना, ये पिटीशन दो, आवेदन दो, आओ रिक्वेस्ट, बोला ये सब बकवास है, इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। दे कांग्रेस को कहे ना 3P का नाम दिए, पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट भी करेंगे, कैसे? हम तुमसे बात नहीं करेंगे आज, ये है प्रोटेस्ट का। मुंह नहीं तोड़ेंगे तुम्हारा, ठीक है, तो मेरा बात नहीं सुना तो चलो आज हम तुमसे बातें नहीं करेंगे, हम यहाँ पर काला एगो धागा बांध लेंगे कि हम तुम्हारे विरोध में हैं। अरे यार, इससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला है? तुम साला काला धागा काहे बांध रहे हो? पूरा शरीर साला काला रंग से बांध लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इनके सोच में फर्क था। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंस, क्या डिफरेंस है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में? पहले तो फेज का डिफरेंस, 1985 से 1905 का दौर हम लोग कहते हैं मॉडरेट्स का, और एक्सट्रीमिस्ट का कहते हैं 1905 से 1920 का। ये 2 दौर है। अब आता हूँ एम पर। मॉडरेटर्स का एम क्या था? ठीक है, वर्ड को पकड़ना, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज़ें डायरेक्ट दिखती है। मॉडरेट्स जो थे उनका एम क्या था और एक्सट्रीमिस्ट के एम क्या था? मॉडरेट का एम था कि एम एट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, मतलब जो आपका व्यवस्था है उस व्यवस्था में चेंज लाइए। मतलब क्या हुआ? वांटेड मोर इंडियन इन एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब आप व्यवस्था आप चलाइए देश को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में हमको भी भागीदारी दीजिए। ठीक है, हमको भी भागीदारी दीजिए। दे वेयर सेकुलर इन देयर एटीट्यूड, मतलब भेदभाव मत करिए, हिंदू मुस्लिम सब एक है। थ्रो नॉट ऑलवेज फोर्टनाइट इनफ टू राइज एवं सेक्रेटेरियन इंटरेस्ट। दे न्यू द एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ इंस्टीट्यूट बट वांटेड रिफॉर्म, मतलब वो बोलते थे कि आपका जो ये वाला नीति है ना वो खराब है, हम मान रहे हैं, लेकिन उसको ना ठीक कर लीजिए, उसको थोड़ा सुधार लीजिए। ठीक है, वो खराब है इसलिए आप चले जाइए मत बोलते थे, बोलते थे ठीक है भैया आप में कुछ प्रॉब्लम है लेकिन प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए। इनका एक्सट्रीमिस्ट का एम क्या था? पहला एम ही था स्वराज चाहिए, मेरा देश मेरा राज, खत्म कहानी।
ठीक है, वांटेड इंडिपेंडेंटी ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश का पूरा खत्म हो जाओ, ब्रिटिश खत्म, यहाँ से मत रहिए आप लोग, ये देश ही मेरा है, आपको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। दोनों के आइडियोलॉजी में भी फर्क था। इसका आइडियोलॉजी था पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है विरोध करने का तरीका, हम वैसे ही विरोध करेंगे। ये बोला कि भाड़ में जाओ, हम लड़ेंगे, हम एग्रेसिव रहेंगे, हम आएंगे, सीधे मेरा डिमांड है पूरा करो, नहीं तो तुमको कोई काम करने नहीं देंगे हम, ठीक है। इनका था दे हैड ग्रेट फेथ इन ब्रिटिश सेंस, उनको बहुत विश्वास था ब्रिटिश के जस्टिस पर, इनको ठेंगा विश्वास नहीं था। बोला आप गलत हैं, बस गलत है मतलब आप गलत हैं। दे वेर इंस्पायर्ड बाय आइडिया ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, जैसे मिल, बुर्के, स्पेंसर, बैथम, इन लोग के विचारों से ये लोग प्रभावित थे। ये भाई साहब जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो भारतीय इतिहास से प्रभावित थे, हमारे कल्चर से इतिहासित थे, हमारा जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है उससे प्रभावित थे, हिंदू ट्रेडिशनल सिंबल से प्रभावित थे। तो दोनों में अंतर है, वो वेस्टर्न कल्चर को लाना चाह रहा है, ये बोला नहीं मेरा कल्चर अपने आप में महान है, हम तुम्हारे कल्चर को क्यों माने, तुम्हारा कल्चर होगा अच्छा, तुम जाओ अपने देश में लागू करो, मेरे देश में तुम काहे बोल रहे हो लागू करने के लिए। तो दोनों के सोच में बहुत बड़ा फर्क था, ठीक है। इसमें और आगे जोड़ा है, दे वांटेड इंक्लूडेड प्राइड ऑफ इंडियन ग्लोरियस कल्चर, सही बात है। अगर इंडिया की ग्लोरी को पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ मौर्यन काल भी आया है जो कहता है गोल्डन इरा है, हमारे यहाँ हर्षवर्धन का भी राज था, हमारे यहाँ अशोक का भी राज था, हमारे यहाँ तुर्की से भी लोग आए, हमारे यहाँ मुगल भी आए, सब आए और हमारे कल्चर में समाहित हो गए और हमारे साथ मिले। लेकिन तुम जब आए तो तुम बोलते हो तुम्हारा वेस्टर्न कल्चर सबसे बढ़िया और मेरा कल्चर सबसे खराब, ऐसा कौन सा नियम है भाई, ठीक है। वो हमारे भगवान को मानने से इनकार कर दी, जबकि हम लोग काली दुर्गा को अपनी माँ की तरह मानते थे, अपने मदरलैंड को अपनी माँ की तरह मानते। इस सोच से ये मेरा एक्सट्रीमिस्ट आगे बढ़ा। गाइडेड बाय 4 प्रिंसिपल, स्वराज पहला प्रिंसिपल, स्वदेशी दूसरा प्रिंसिपल, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड, तुम्हारे गुड को हम बाइकॉट करेंगे, और नेशनल एजुकेशन को अपनाएंगे। तुम देखोगे इस दौर में तुम्हारा बहुत सारा विश्वविद्यालय खुलेगा, बहुत सारा तुम्हारा स्कूल खुलेगा, ठीक है। फिर मेथोलॉजी इनका था 3P, पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। हम पहले पिटीशन देंगे, फिर जाके प्रेयर करेंगे, भैया प्लीज मान जाओ, और नहीं मानोगे तो प्रोटेस्ट करेंगे। कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, वही काला को धागा बांध लेंगे, हम आपके विरोध में हैं, हम मुंह टेढ़ा करके बात करेंगे आज भर, केवल आज के दिन के लिए, बाकी कल से फिर गला मिल लेंगे। ये कॉन्सेप्ट था उनका। इनका बिलीव था मिलिटेंट मेथड, लड़ो आओ फरिया लो हमसे, दो हाथ लड़ रहे, तुम लाठी लेके आओ मैं डंडा लेके आते हैं, दोनों मिलकर लड़ लेते हैं। ये बिलीव करते थे कॉपरेशन, रिकॉन्सलाइजेशन, आपस में बैठ के सहयोग करते हैं, आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हैं, ठीक है तुमको भी दुख है हमको भी दुख है, मेरा दुख तुमसे बड़ा है, चलो तुम अपना दुख भूल जाओ, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। ये बोले आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस, हमारे पास शक्ति है, ठीक है, अगर हथियार से लड़ोगे और हथियार से लड़ लेते हैं। अरविंद घोष बम बनाने लगे थे, तुमको पता होना चाहिए, इसलिए उनको जेल भी हुआ था, उसके बाद संन्यास ले लिए वो, ठीक है। मेथड ऑफ नॉन कॉपरेशन बोला था, कॉपरेशन दोनों मिलके ब्रिटिशर्स और इंडियन आपस में सहयोग की भाव रखेंगे, बोला नॉन कॉपरेशन, कोई सहयोग नहीं, तुम मेरा नहीं सुने बाढ़ में जाओ। दे एडवोकेटेड डेमोक्रेसी, ये बोले डेमोक्रेसी लाओ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाओ, उसमें प्रोग्रेस लाओ, कि जो तुम सिस्टम चला रहे हो उसको आगे लाओ, उसको भारतीयों को सौंप दो, तुम मत चलाओ। इसमें लीडर कौन कौन थे, मॉडरेटर में A.O. ह्यूम, नाम देखते जाओ, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी, जो शुरुआत के नेता सब है यहाँ पर, सब नेता यहाँ पर तुमको देखेंगे, जस्टिस राणा डे, जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब, ये सब थे मॉडरेटर्स। इधर कौन कौन थे, एक नंबर पे लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ठीक है, राजनारायण बोस और अश्वनी कुमार दत्त, ये सब बम बनाने वाला आदमी है अरविंद घोष, ये सब हथियार लेकर निकल आएगा आगे, चलो लड़ ही लेते हैं। सपोर्ट किसको किसका था, तो ये जब पहले बोले अगर मॉडरेटर्स की बात कर रहे थे, ये अमीर वर्ग है तो इसको कौन सपोर्ट करेगा, जितना जमींदार है वो सपोर्ट करेगा, जितना अपर मिडिल क्लास लोग है टाउन में शहर वाला वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसी के बीच का ये आदमी है। इसको कौन सपोर्ट करेगा, एजुकेटेड मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास इन टाउन, जितना लोअर वाला क्लास था वो सपोर्ट करेगा किसको, गरम दल को, क्योंकि वो उसकी बात को समझ रहा है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, ये कुछ काम ये भी किया, ऐसा नहीं कि ये कोई काम नहीं किया बेकारे थे, ऐसा कुछ नहीं था। इकोनॉमिक
क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, इकोनॉमिक जो उनका पैसा कमाने का जरिया तरीका था उस पर ये क्रिटिसाइज किए उसको हमेशा कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने बुक भी लिखा था अन इंडियन ड्रेन थ्योरी लिखे थे, वो सब बताए कि हाँ आप चोरी चमारी कर रहे हैं लेकिन ठीक है भैया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाए, तुम देखोगे लेजिस्लेचर में तुमको सीट मिला, 1892 का दौर आया जब तुमको लेजिस्लेचर में तुमको भारतीयों को कुछ सीट मिला, तो कुछ सीटें मिली। फिर कैंपेन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म आना चाहिए, इसके लिए कैंपेन चलाए, मुहिम चलाए। डिफेंस ऑफ सिविल राइट जो आम नागरिकों का राइट है उसको डिफेंस करने की कोशिश किए, ठीक है। क्योंकि इस तरफ लोग क्या किया, डिमांड किया स्वराज का, मास मूवमेंट, पब्लिक को कनेक्ट किया। जब स्वदेशी मूवमेंट होता है तो पब्लिक, आम जनता बाहर निकल जाती है रोड पर। स्प्रेड ऑफ नेशनल एजुकेशन, इसको बढ़ाने की कोशिश किया। अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन स्टूडेंट, जो नीचे के लोग थे उसको उठकर ऊपर लाने की कोशिश किया। नेशनलिज्म, भारतीयता जगाई। और कुछ रिवोल्यूशनरी मतलब मिलिट्री टाइप का भी एक्शन, जो क्रांतिकारी तुम कहते हो वो। राइज ऑफ कम्युनलिज्म को बढ़ाया, ठीक है। तो इस तरह से इनकरेज किया कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को, सेटअप चैरिटेबल एसोसिएशन फॉर रूरल सैनिटेशन, गांव की ओर मुड़ा, गांव में सैनिटेशन, प्रिवेंटिव पुलिस ड्यूटी, रेगुलेशन ऑफ फेयर, पिलीग्राम जो तीर्थयात्री थे उस सब के लिए इन्होंने फंड जमा करना शुरू किया। मतलब बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आम जनता को। तो फैक्टर्स क्या था, अगला क्वेश्चन कि क्या फैक्टर था कि एक्सट्रीमिस्ट और ये दोनों लड़ बैठे। फ्रस्ट्रेशन था पहला फैक्टर तो भैया, कि मॉडरेट का जो पॉलिटिक्स था, जो मॉडरेटर्स लोग थे उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो फ्रस्ट्रेटिंग थी। मतलब हम आज एक पेपर पर कंप्लेन लिखेंगे, कल हम जाएंगे, परसों देंगे, फिर 10 दिन वेट करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, फिर उनसे एक दिन हम पूछने जाएंगे, आपको दिए थे वो एप्लीकेशन, वो बोलेगा आज तो हम पढ़ ही नहीं पाए, अच्छा हम फिर पढ़ेंगे, आना 1 महीना के बाद। तो ये फ्रस्ट्रेटिंग कि तुमको कुछ डिमांड करना है और तुम सालों तक झेल रहे हो, बोले यार ये सब बकवास है। ये कारण था एक्सट्रीमिस्ट के रिएक्शन का कि यार ये कौन सा बकवास कर रहे हो, ऐसे थोड़े होता है। कांग्रेस अंडर मॉडरेट लीडरशिप वाज बीइंग गवर्न्ड बाय अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी कांग्रेस के अंदर, जिसको मन हुआ बना दिया चेयरमैन, जाओ भैया तुम चेयरमैन बन जाओ। तिलक ने कोशिश किया था 1899 में एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था लाने की कांग्रेस के अंदर, यार कांग्रेस का नेता कौन बनेगा, जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उसमें से किसी को बनाओ। तो 1899 के पहले क्या था कि जकरा मन देगा, कांग्रेस देगा तुम्हारा मुंह अच्छा है, तुम बहुत कम बोलता है, चलो तुम जाओ बन जाओ तुम नेता। तो बोले, तिलक ने बोला कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश किए, ड्राफ्ट भी किए, रेटिफाइड भी हुआ, बट कभी भी ट्रायल पर नहीं आया, कभी उसको लागू करने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की, जिस कारण से फ्रस्ट्रेशन था। मॉडरेट पॉलिटिक्स रीच्ड ए डेड एंड, मतलब जा रहे हैं, एप्लीकेशन दिए, नहीं सुना फिर देंगे, फिर ना सुना फिर देंगे, अरे कहीं पे तो रुकोगे, चलते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ देयर डिमांड रिमेन अनफुलफिल्ड, बहुत सारा डिमांड होता, कोई मानना सुनता होता नहीं था, जिस कारण से एक्सट्रीमिस्ट के राइज होने का कारण हुआ। यार तुम्हारा कोई डिमांड तो सुनिए नहीं रहा, तुम कद्दू ले मांगने जाते हो, ठीक है। फेलियर ऑफ मॉडरेटर टू विन नोटेबल सक्सेस इन एन एक्सप्रेशन, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन होता है 1892 में, तो इसमें इन लोग का डिमांड था कि हमको 50% लगभग सीट मिलेगा, मिला कितना, 2 सीट मिला। बोला यार तुम इतना दिन से गोड़ हाथ पड़ रहे हो, तुमको मिला क्या, 2 सीट मिला, इससे अच्छा है कि मत ही रहो। और उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण था वो था बंगाल का विभाजन, जो हमने तुमको समझाया। बंगाल का विभाजन आई ओपनर था, सबका आंख खुल गया कि ब्रिटिश रूलर्स खराब हैं, ठीक है। तो ये कारण था एक्सट्रीमिस्ट के आने का, समझ में आया। और एक्सट्रीमिस्ट ड्यू इंस्पायरेशन ऑफ इंडिया पास्ट, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो भारत के इतिहास से प्रभावित थे। भारत का इतिहास अपने आप में ग्लोरियस है यार, एक से एक बाहर के लोग आए, एक से एक हुआ आक्रमण हुआ, महाराणा प्रताप थे, अकबर था, ये था, वो था, अशोक था, कितना लोग थे। मौर्यन काल हम लोग देखते, वो इतिहास को पढ़ो, क्या पढ़ने जा रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि यार अपने इतिहास और अपने देश पर प्राइड करो, उस पर अपना गर्व करो। क्या दूसरे देश का वेस्टर्न का शर्ट पैंट को देख के परेशान हो रहे हो कि वो टाई लगा लिया तो हम भी टाई लगा लें, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना रेस्पेक्ट करो। आइडियलाइजिंग द वेस्टर्न कल्चर गिव इंडियन एज इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसे भी वेस्टर्न बोलते थे भारतीयों के, तुम लोगों को तो कपड़ा पहनना भी नहीं आता है। अरे ऐसा किसने लिखा कि शर्ट पैंट और टाई ही कपड़ा होता है, धोती कुर्ता कपड़ा नहीं होता है।
बट इन्फीरियरिटी था वहाँ पर। रिच हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज रिसीव्ड बाय देम स्पेशली विथ रिगार्ड ऑफ हिंदू हिस्ट्री एंड आइडियोलॉजी। ये कारण है, एग्जाम में पूछेगा कि क्या कारण था, क्यों अलग हुआ, तो तुमको इस तरह से बताना है। तत्कालिक कारण कौन था? बंगाल का विभाजन, बट बाकी कारण भी तुमको बताने पड़ेंगे। होप समझ में आया होगा। थैंक यू। चलो अब आते हैं क्वेश्चन।